प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, जो वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी, मैं वैसे उसमें वो जिक्र कम था कि 100 दिन में हुआ क्या है, ये जिक्र ज़्यादा था कि वो आइंदा क्या करने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है उनका। और किसी भी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही तकरीर करनी चाहिए जैसे इमरान खान साहब ने की है। तो आपको मजबूरी तौर पर कैसी लगी तकरीर उनकी? मेरा ख्याल है कि उनके थोड़े से जो वो पहले की तरह उतनी भड़के नहीं मारी उन्होंने बड़ी देसी मुर्गियों की और अंडों की पैदावार से लेके करप्शन की एलिमिनेशन तक, ये भी कि जी देखें जहाँ नाइजीरिया के पास तेल है, शायद कॉन्गो के पास हीरे हैं, लेकिन वो इसलिए तरक्की नहीं कर सके कि वहाँ पे करप्शन है और करप्शन के दूर किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उन्होंने थोड़ा सा पहली दफ़ा ये तस्लीम किया कि जो महंगाई बढ़ी है, रुपए की कदर कम होने की बिना पे और बाकी इनपुट्स की जो कीमतें बढ़ने की बिना पे, तो उनको उसका एहसास है। लेकिन उसका जो उन्होंने तरियाक दिया कि जी वो सेविंग कर रहे हैं, ये दो अलग मसले हैं कि जो उन्होंने सिंबॉलिक सेविंग की है भैंसें बेच के या इस किस्म की चीज़ों, इससे महंगाई तो नहीं दूर हो सकती ना। तो ये एक मसला है। इकॉनमी पे उन्होंने तफसील से बात की। दरअसल मेरे नज़दीक तो इस तकरीर से मुझे कोई कोर्स करेक्शन नज़र नहीं आई। ऐसे लग रहा है कि वो समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, जो कुछ है ठीक है, वज़ीर सही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं आज कराची में हूँ, मैंने बिजनेस सर्कल से और बैंकिंग सर्कल से और जहाँ भी मैं गया हूँ, सख्त बेचैनी है असद उमर साहब की पॉलिसियों से और उनकी जो रशात फ़िक्र है उनसे, और वो लोग जो कि उनको इस हुकूमत के करीब भी हैं और जो इनके हामी भी हैं, वो भी मायूस हैं इकॉनमी के हैंडलिंग से। तो ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है और इसमें कुछ कोर्स करेक्शन होनी चाहिए थी। ये मैं नहीं कहता कि उनको सैक कर देना चाहिए असद उमर साहब को, लेकिन कम से कम कोई टीम के अंदर कुछ रद्द-बदल, कुछ नई डायरेक्शन, कुछ और लोगों की इनपुट, कुछ मामलात को दुरुस्त समत ले जाने की तरफ एहसास अगर है तो वो नज़र नहीं आया। वो जो कारोबारी तबके में आप कह रहे हैं कि थोड़ी बेचैनी पाई जाती है, वो किन खास चीज़ों को लेकर है निज़ामी साहब? ये देखिए, ये जो बेसिकली तो ये है कि जो बिजनेस क्लाइमेट है एक, दूसरे ये भी एहसास पाया जाता है कि असद उमर साहब तो एक नए आदमी हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग वही बीच में आ गए हैं जो पहले पिछली हुकूमत के साथ भी थे और वो को डिलीवर नहीं कर पा रहे उनके मुताबिक। अब मुझे नहीं पता, वो तो आपको पता है कि हर हुकूमत का ये कल्चर होता है कि एक मुबारक सलामत वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और लग रहा है मुझे कि शायद मौजूदा हुकूमत जो है उसका भी कोई मामला को मुख्तलिफ नहीं है साबका हुकूमतों से इस बारे में। मसलन IMF के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो अभी तक बरकरार है। आज असद उमर साहब ने कहा कि जी कोई जल्दी नहीं है जाने की IMF में, 2 महीने बाद भी जा सकते हैं। फिर ये भी कहा कि $12 अरब चाहिए होंगे। तो ये इस मामले में जो मामलात हैं वो अभी तक सऊदी अरेबिया से सिर्फ $1 अरब आया है, बाकी हमें कुछ पता नहीं कि बाकी कहाँ से आया है। कहते हैं कि जी मामला ठीक है, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज का हाल है, जो बाकी मामलात हैं, जो हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं, मसलन करंट अकाउंट डेफिसिट और इस किस्म के, उनमें एक आध में शायद कोई थोड़ी सी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुई है मसलन रेमिटेंसेस में, लेकिन ओवरऑल तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है इस शोबे में। इसी तरह इस बात का कोई, अगर मैं शायद तकरीर पूरी सुन ना पाया हूँ कि ये पार्लियामेंट किस मर्ज़ की दबा है। इन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट को एम्पावर करेंगे। हाल ये है कि ना वो ख़ुद पार्लियामेंट में जाते हैं, ना पार्लियामेंट ने कोई काम किया, पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन नहीं की। नैब के बारे में वो कहते हैं कि मैंने तो 184 में लगाया, इंडिपेंडेंट अदारा है और उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन वो ठीक करने से मुराद उनकी ये है कि नैब को मज़ीद सख्ती करनी चाहिए और वो जो नैब से शिकायत पैदा हो रही हैं उनको दूर करने के लिए नहीं और ऐसा अदारा बनाने के लिए नहीं जो नैब
के बजाय कोई ऐसा अदारा हो जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर सके। अच्छा, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया, बल्कि तकरीर का आगाज़ ही इस बात से किया कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की 100 दिन में, और क्रेडिट दिया उन्होंने अपनी अहलिया को, खातून अव्वल को, और कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है और उनकी घरेलू ज़िंदगी इसकी वजह से ज़ाहिर है वो अपनी निजी ज़िंदगी को बिल्कुल टाइम नहीं दे सके 100 दिन में। तो काम तो प्राइम मिनिस्टर बहुत कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, और इसका जो कंपेयर थे सेनेटर जावेद साहब, फैसल जावेद, वो भी इसका इजहार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने छुट्टी कोई नहीं की। ये कोई ऐसा कौम पर एहसान नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं छुट्टी की, वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो अपना टाइम फ्रेम बनाए उनका, ज़रूर वो अपना छुट्टी करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पे कोई कौम पर कोई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, काम होना चाहिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी निज़ामी साहब। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी। आज आपने 100 दिन के जश्न की रोदाद अगर देखी नहीं तो सुनी तो ज़रूर होगी। खान साहब ने बड़े झंडे गाड़े कामयाबी के 100 दिन में। आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि जी करप्शन को जब से मैं जड़ से उखाड़ ना दूँ ये मुल्क ठीक ही है उसका, और करप्शन ही आपका मंबा है। तो इस पे क्या तबसरा है आपका इन 100 दिनों पे? देखिए, उसमें जो है ये इन्होंने, इनका वादा तो ये था कि ये इन 100 दिनों में जो बातें इन्होंने इलेक्शन से पहले इस डॉक्यूमेंट में की थी, तो इन्होंने कहा था कि हम अपनी सिम्मत का तयन करेंगे। सिम्मत का तयन इस तरह से होता है कि आप एक बात करते हैं और उसके बाद आप उसके मुतल्लिक जो है एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम देते हैं कि जी ये जो है हमारा हदफ जो है, हम इसको इन ब्लैक एंड वाइट ये स्टेप्स लेंगे और उन स्टेप्स के दिए से जो है वो हम इसको हासिल करेंगे। दैट डज नॉट मीन कि आप हासिल कर लें, लेकिन वो स्टेप्स आप जो है वो जरूर, जिसको कहा जाता है कि ये सिम्मत का तयन है। आप ये इन्होंने जो इनकी 3 मेन स्पीचेस हैं, मेन स्पीच मैं समझता हूँ कि वो असद उमर साहब की ही है, वही होनी चाहिए, और उन 30 में से जो है वो मेन पॉइंट्स जो है वो इकोनॉमी से मुतल्लिक़ 10 उन्हीं के हैं। अब उन्होंने जो स्पीच की है, उन्होंने फिर वही किया है कि जी 600 अरब रुपए की सरमायाकारी जो है वो पैदा की जाएगी। वो भाई, अब आज तो आपने बताना था कि किस तरह से आप पैदा करेंगे, कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन सी वो सिम्मत है, किस तरह से ये 6000 अरब रुपया जो है ये पैदा होगा, पहले 6 माह में कितना होगा, साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा। नहीं बाजी, वो वही बात जो यानी 100 दिन का प्रोग्राम देते वक्त की थी। 970 बिलियन के वो कहते हैं जी कर्जे एग्रीकल्चर सेक्टर में इस वक्त दिए जा रहे हैं, हम उनको दुगना कर देंगे। वो मेरे भाई, ये 970 के दिए हैं कर्जे पिछले साल, उससे 5 साल पहले का आप मालूम कर लें, ये 5 साल में दुगने हो गए हैं, और ये अगले 5 साल में तो दुगने रूटीन में होने हैं। ये इसी तरह से 425 बिलियन का जो है वो लोन पोर्टफोलियो है अपना इंडस्ट्री का। गरीबों के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि ये ग़िज़ाइयत और तालीम और छत और रोजगार प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं, शुरू कर देंगे। भाई प्रोग्राम बताएं ना, आपने कौन से प्रोग्राम दिए। आज तो 100 दिन बाद आपने वो प्रोग्राम जो है वो कौम के सामने रखने थे ताकि उनको डिस्कस किया जा सके। इसी तरह से आप ये देख लें कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी वजीर आजम ने एक विजन देखा, फिर उसके बाद दुनिया ने देखा, फिर कौम ने देखा कि 2 वज़रा खारजा की जो है वो मीटिंग तय हो गई, फिर हमने देखा, फिर आपने देखा, फिर दुनिया ने देखा। नहीं, लेकिन वो तो फिगर बता रहे हैं राना साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 73 बायलैटरल एंगेजमेंट्स हुई हैं और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स हैं, उनकी तादाद 16 है। उन्होंने तो पूरा फिगर बता दिया कि उन्होंने इतनी सिर्फ 100 दिन के अरसे में कितने लोग, कितने कंट्रीज के साथ रब्ता उस्तवार किया। किन्होंने? पाकिस्तान ने नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने की फिगर है, वो कह रहे हैं बायलैटरल एंगेजमेंट्स हमारी 73 रही हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यही कहा ना कि जी वो मुलाकात होनी थी, वो फिर दुनिया ने देखा वो नहीं हुई। उसके बाद इमरान खान साहब ने करतारपुर में जाके गुगली, अब ये जो गुगली इन्होंने फेंकी है वो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सिख कम्युनिटी के लिए क्या मुश्किल और मुसीबत लेके आती है।
और पाकिस्तान के लिए जो है वो उसमें किस किस्म की मुश्किलात सामने अच्छा इकदाम नहीं हुआ आपके ख्याल में? मैं कहता हूँ देखें, बात ये है कि जब कोई स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को क्रॉस करके किसी तबके या किसी इंडिविजुअल से रब्ता करती है, उसके इंतहाई भयानक जो है वो नताइज सामने आते हैं और कोई स्टेट जो है वो इसको अलाउ नहीं कर सकती। इंडिया ने बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इंडिया इसको अलाउ करेगा भी नहीं। ये तो इनकी हमाकत है ना कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि स्टेट बिटवीन स्टेट जो है, अगर भाई वो नवजोत सिंह से जफ्फी आपकी डल गई थी, उसने आपके कान में कह दिया, आपने उसके कान में कह दिया, वो मेरे भाई आप डिप्लोमेटिकली जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करें और ऐसी हमाकत करने से पहले आप इंडिया को लिखेंगे जी देखें ये करतारपुर का जो कॉरिडोर है हम इसको जो है वो बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जो है वो एंगेज हों। अच्छा निजामी साहब, लेकिन ये जो राणा साहब बात कर रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसको अपोज नहीं किया, इसको वेलकम किया और सुषमा स्वराज ने तो इसको पॉजिटिव कहा। जी मैं यही राणा साहब से अर्ज करने लगा था। राणा साहब चले करतारपुर तो खुल गया, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी बुनियादी गलती शाह महमूद कुरैशी की और हमारे खारजा पॉलिसी कार पर वजान की कि उन्होंने ये ज़ियाउल हक की भी पॉलिसी थी, उन्होंने भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी। यानी दो चीज़ों को गठबंध कर दिया, रिलीजियस टूरिज़्म को नेमल बदल करार दे दिया कि अब हमारे भारत के साथ सिलसिला जुम्बानी दोबारा शुरू हो गया और उस पर बड़े खुशी मनाई गई और बड़े ही ऐसे स्टेटमेंट दिए गए। खान साहब ने कहा वो 1 कदम आएंगे, तो पहले तो 100 का था, अब कम से कम 2 उन्होंने कहा। कुरैशी साहब ने कहा बायलैटरल तल्लुकात का आगाज़ हो गया और उन्होंने ऐसा स्नब किया और ठंडा पानी फेंका हमारे ऊपर कि उन्होंने कहा मोदी जनाब ने कि सार्क में हम नहीं आएंगे। ये तीसरा साल है नहीं। ये अलग बात है कि सार्क एक बिल्कुल बेकार अदारा है, लेकिन सिम्बलिज्म भी तो कोई चीज़ होती है। सुषमा स्वराज ने मसरूबियत का इंतजार कर वो नहीं आई। अमरिंदर सिंह जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो तशरीफ नहीं लाया यहाँ। ये सारा कुछ जो है इस चीज़ की गमाजी करता है कि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने थोड़ा सा एमेचुरिज्म से काम लिया या वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिस किस्म की उन्होंने बातें की और उससे पाकिस्तान की काफ़ी जागसाई हुई, जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए और हमें ये चीज़ घोल के पी लेनी चाहिए कि अगर भारत से तल्लुकात बेहतर हुए तो वो होंगे इलेक्शन के बाद। जी राणा साहब, मेरी तो ये राय है। नहीं देखें निजामी साहब, बात ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कभी रियासत, यानी ये तो रियासत के लिए यानी एक इतनी एम्बैरसमेंट है, कभी रियासत भी इस तरह से करती है कि वो किसी इंडिविजुअल या किसी एक तबके के साथ जो है वो बराह रास्त जो है वो इंटरेक्ट करके फैसले करें? नहीं, लेकिन राणा साहब इसमें मैं फैक्चुअली थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था आपको कि इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और सुषमा स्वराज ने उसका जवाब भी दिया था लेटर में। उन्होंने कहा था कि मैं वजूहात की बिना पर नहीं आ सकती, हमारे कुछ वुज़रा उस पर हमारी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें जो है इनके झूठ पे नहीं जाना चाहिए। इन्होंने बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ। राणा साहब, इन्होंने मैं एक सिर्फ कथा कलामी करना चाहता हूँ, सिर्फ गुस्ताखी एक कि दरअसल उन्होंने ये बयान दे के कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी कर रहा है, हम इससे मल्टीलेटरल और बायलेटरल बात नहीं करेंगे। ये एक बहुत पाकिस्तान की तौहीन की गई कि हम तो जाने दे कुर्बान कर रहे हैं दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए और वो हमें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। अब ये बाकी बातें हैं मुशगाफियाँ कि जी किसने किसको ख़त लिखा था, वो जान के नहीं आई और बड़ी जो उनका खूब से बातें है वो पूरी तरह ज़ाहिर हो गया। और मैं नजवत सिंह साहब से भी ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। अभी आज ही मैं एक देर तक तकरीर देख रहा था उनकी, उन्होंने कादियान में जाके कादियानों की शान में आसमान और ज़मीन के कलाबे बुलाए। हम बड़ा खुश हो रहे हैं उनको जफ्फियाँ डाल कर। वो यानी पाकिस्तान आने से पहले 1 हफ्ता पहले जो है वो कादियान में मेहमान खुसूसी थे और वो एक अलग एंगल है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान ने नवजोत सिंह से वादा करने के बाद इंडिया को बराह रास्त ये खत लिखा कि हम ये कॉरिडोर जो है ये खोलने जा रहे हैं। अब इंडिया की गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं था कि इस गैर मशरूत ऑफर को जो है वो
जो है वो रिजेक्ट कर दी, इसलिए उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। मामला तो ये था कि पाकिस्तान को ये लिखना चाहिए था कि जी ये तजवीज़ हमारे पास है ही है, हम ये चाहते हैं, लिहाजा आप हमारे साथ जो है वो बैठें और इसके ऊपर डायलॉग करें, हमारे साथ बात करें और इसको जो है वो हम ओपन कर दें। जब ये बात करने के लिए बैठते तो उसको ओपन करने के साथ कश्मीर की बात भी हो जाती। कश्मीर में भी तो इसी तरह की बिजली चल रही है ना, वहाँ पे कश्मीरी भी उस जो है वो दरिया के किनारे जो है वो बैठ के जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं एक दूसरे को देख के रो धो के जो है वो रोज वापस चले जाते हैं और उनकी जो है वो एंट्री कितनी देर से जो है वो बैन है। तो उसके अलावा चलो बातचीत का अमल शुरू हो जाता। इन्होंने तो एक इंडिविजुअल के कहने पे फैसला करके जो है उनको आगाह कर दिया कि जी हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कल को यहाँ पे पाकिस्तान में किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक तबके के साथ जो है इस तरह की जो है वो प्यार की पींग बढ़ाए तो क्या पाकिस्तान की स्टेट जो है उसको अफोर्ड कर सकती है, उसको टॉलरेट कर सकती है? ये हम किस किस्म की जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं और किस किस्म की हम खारजा पॉलिसी कर रहे हैं। और फिर हाल ये है उनको नहीं ब्रेक लेनी है। राना साहब जो है वो फैसला कैसे हुआ है? राइट सर, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ और बातें भी की हैं जिसमें उन्होंने आज फिगर दी है। उन्होंने कहा कि 375 अरब रुपए के जो फेक अकाउंट्स हैं वो पकड़े गए हैं कि कैसे पैसा मुल्क से बाहर गया। कुछ अपनी इकॉनमी के हवाले से उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, रेमिटेंसेज उन्होंने कहा कि हम अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें ज़्यादा पैसे भिजवाएँ मज़ीद तो हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको फोकस करें। उसके अलावा कुछ किसानों के हवाले से उन्होंने कहा कि फोकस करके गरीब किसानों को, छोटे किसानों को पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कल जो करतारपुर जो राहदारी का मंसूबा अमल में लाया गया है, संग बुनियाद रखा गया है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स को खुश करने के लिए और एक शख्स की इंडिविजुअल के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करके ये किया गया, इसके असरात अच्छे नहीं निकलेंगे। हम कल एक शख्स का नाम बार बार इंडियन मीडिया पर बहुत सुनते रहे, गोपाल सिंह चावला साहब का। ये नाम क्यों लिया जाता रहा और उनकी अहमियत इंडिया की नज़र में वो एक विलन कैसे अचानक से बन गए कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से हाथ में ला लिया? हमारे साथ गोपाल सिंह चावला साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। चावला साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई आपके ऊपर कल इंडियन चैनल्स में, क्या हो गया? जी थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ 92 का। और देखो इंडिया वाले जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉरिडोर खुल रहा है ये फर्स्ट टाइम 1947 से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि सिख कौम पे पहला एहसान है, पहला फर्स्ट टाइम उन्होंने हम पे एहसान किया है और अब इसको वो नेगेटिव में ले रहे हैं। यानी कि उनकी जो फितरत है, सॉरी मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि सांप का जो काम है वो डसना। और मोदी साहब ने जैसे ऐलान कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पानी वाली नदी में से दूध कैसे बहने लगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सिख कौम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुलना, हम रोज की जो इबादत करते हैं सुबह और शाम, उसमें हम ये कहते हैं कि खालसा पंथ से बिछोड़े गए गुरुद्वारों के खुले दर्शन दीदार वाहिगुरू सानू नसीब करे, अल्लाह सानू नसीब करे, रब सानू नसीब करे। वो मैं कहता हूं कि वो हमारा ख्वाब इमरान खान साहब ने पूरा कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पूरा कर दिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरा कर दिया। मगर वो जो लोग हैं वो क्या है, उनकी जो सोच है वो बिल्कुल ही तंग नजर है, वो तंग नजर है, उनकी सोच है वो नेगेटिव है। वो हमेशा हमें, वो ये नहीं चाहते कि अमन हो, वो ये नहीं चाहते कि सुलह हो, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी कि जी अच्छा ये वो जैसे थे वैसे ही अर्ज करना चाहता था आपसे, सिख कौम के लिए, सिख कौम करना चाहता था जी मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे, आरिफ निज़ामी अर्ज कर रहा हूँ कि
ये बताइए कि वहाँ कोई खालिस्तानी तहरीक को इतनी एक्टिव है जिसकी वजह से मोदी सरकार इतनी खाइफ है कि उन्होंने इतना हंगामा कर दिया? ये खाली मीडिया की हद तक है या उनकी हुकूमत को कोई पसीने छूटे हुए इस मामले में? मैं ये कहूँगा कि सिख कौम के लिए ये 71 साल में सबसे बड़ा फैसला है। हम रोज अरदास करते हैं, हम प्रे करते हैं, वो अल्लाह ने पूरी कर दी। और हमारे लिए जो पाकिस्तान की धरती है, यानी पाकिस्तान की जो मिट्टी है, ये जो सॉयल है, ये हमारे लिए है। हमारी गुरबाणी कहती है कि जिथे बाबा पैर करे पूजा आसन थापन सोवा। ये जो धरती है पाकिस्तान की, जैसे आपके लिए मक्का है, जैसे आपके लिए मदीना है, सेम लाइफ हमारे लिए ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो सिख कौम है, पाकिस्तान खुशहाल है तो सिख कौम खुशहाल है। इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारी धड़कनें जो है वो हमारा जो दिल है ये धड़कता है, मगर धड़कता किधर है? जहां पे पाकिस्तान धड़कता है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप लिया, अमेजिंग। और इमरान खान साहब ने वो किया जो 71 सालों में कोई बंदा ना कर सका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने वो किया जो कोई ना कर सका। और हमारे लिए आज ऐसे है कि पाकिस्तान का वो शब्दों में, अल्फाजों में हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अच्छा, आपका जो इंडियन चैनल्स ने रिपोर्ट किया, चावला साहब, आपको एक टेररिस्ट के रूप में उन्होंने दिखाने की कोशिश की और कहा कि इनका तो हाफिज सईद के साथ भी ताल्लुक है। आपका हाफिज सईद के साथ क्या ताल्लुक है? कोई है ऐसा जो इंडियन चैनल्स आपके बारे में और कुछ और भी इल्जामात लगाता रहा, कुछ दहशतगर्दी की वारदातों में भी जी आपका नाम आता रहा है उनके बकौल? देखो, जब वो आज मुझे ना इंडियन चैनल जितने भी हैं, मुझे लगता है मैंने कुछ 30-40 कॉलें अटेंड की हैं उनके। मैं उनको यही बताता रहा हूं कि मैं पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूं, पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन हूं। अगर आप मुझसे हथियारों वाली बात करेंगे तो मेरे समझ से बाहर है। आप मुझसे टेररिज्म वाली बात करोगे वो मेरे समझ से बाहर है। आप मुझसे गुरुद्वारे की बात करें, मैं कर सकता हूं। आप मुझसे प्रसाद की बात करें, मैं कर सकता हूं। आप मुझसे अमृत जल की बात करें, मैं कर सकता हूं। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपकी सोच जो है वो तंग है, आप तंग नजर है, आप जो मर्जी कर। कभी मुझे हाफिज सईद साहब के साथ जोड़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम जो होते हैं, वहां पे देखो मेरे पाकिस्तानी भाई इसको समझते हैं कि जी अहले हदीस की तरफ से कोई बैठा है, देवबंद की तरफ से कोई बैठा है, अहले तशरीह की तरफ से कोई बैठा है, सिखों की तरफ से मैं बैठा हूं, हिंदुओं की तरफ से कोई बैठा है। अगर वहां मैं स्टेज पे ये नहीं कह सकता कि आप हाफिज सईद साहब को उतार लो, वो बहुत बड़ा नाम है। थर में हाफिज सईद साहब ने बहुत ज्यादा काम किए हैं, मगर हम ये नहीं ना कह सकते। तो वो अगर मैं उनके साथ मुसाफा करता हूँ, शेक हैंड करता हूँ, तो उसको वो उठा दे। देखें, ये क्या है, बात ये है कि ये तो ऐसी मीडिया की बातें हैं, ये अर्नाब गोस्वामी टाइप के लोगों की। देखिए ना, ये आए हैं वहाँ से, वहाँ भी आज़ाद शहरी के हैं, यहाँ भी हैं। अगर ये इतनी ख़तरनाक दहशतगर्द होते बकौल शख्स से, तो फिर ये तो पाबंद सलासल होते। तो ये तो चावला साहब को जो टारगेट बना के उनको कोई ना कोई इशू तो बनाना था, क्योंकि मेरा ख्याल से कि जो सारा कुछ हुआ है करतारपुर का, इसका जैसे उन्होंने ड्यू क्रेडिट दिया है इमरान खान साहब को, और इसमें यकीनन आर्मी चीफ को भी क्रेडिट जाता है कि क्योंकि ये एक ऐसा मसला जो सिक्योरिटी का मसला भी है, और उन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान ने सोच समझ के ठोक बजा के ये फैसला किया है। तो इनको इसकी जो गुस्सा है वो इस तरह निकाल रहे हैं, या सार्क के अंदर अदम शिरकत की सूरत में निकाल रहे हैं। कुछ मुर्गे की एक टांग है, पाकिस्तान में तो बहुत सोच में फर्क आ गया। तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि पाकिस्तान जो है, यानी मैंने आप कल वाले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि मैंने को कश्मीर के बारे में उस तरह सरगर्मी ना होने के मामले में भी बात की थी। तो चावला साहब जो हैं, ये तो हमारे मेहमान हैं, और हम कोई खालिस्तान की तहरीक को हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं या को उसकी को मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो उन्होंने खुद ही एक गड़ा मुर्दा उखाड़ा है मेरे ख्याल से। क्यों जी चावला साहब, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। मैंने आज मैंने जितने मीडिया पे प्रोग्राम किए हैं, जितने मैंने उनको कहा, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज काइंडली जो
71 साल बाद हमारे दरमियान ये जो खुशहाली आ रही है, हमारे दरमियान जो कॉरिडोर खुल रहा है, तो काइंडली आप इसको ना बंद ना करने की कोशिश ना करें। आप गड़े मुर्दे ना उठा दें और ना उठाएं। 71 को छोड़ दें, 65 को छोड़ दें, पग छोड़ दें। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो मुल्क जिनके लाखों में लोग मरे हैं वो एक हो सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान एक क्यों नहीं हो सकता भाई? ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। तारीख देख लें, सॉरी एक मिनट मेरी बात सुन लें। जी, तारीख देख लें। हमेशा ही पाकिस्तान ने अमन की बात की है, मगर उन्होंने हमें बुज़दिल समझा है। मुझे ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो उनकी आंखों में आंखें डाले। और आज हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिन्होंने कहा हम आपके बराबर हैं, आप भी एटमी ताकत है, हम भी एटमी ताकत है। आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान में जो सिखों को प्यार मिलता है, मैं शब्दों में, मैं अल्फाजों में इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया गोपाल सिंह चावला साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारी कोशिश थी कि जो इंडियन चैनल्स पर एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिस अंदाज में एक पिक्चर पेंट की जा रही है, तो असल में गोपाल सिंह चावला साहब के ख्यालात और विचार कैसे हैं वो आप तक रखे जाएँ। एनीवे, मैं निज़ामी साहब वापस जरा आ जाते हैं। 100 दिन पर आज जो तकरीबात हो रही हैं और इमरान खान साहब ने एक बड़ी तकरीब की और उसमें उन्होंने एक लंबी तकरीर की। वो मैं ये जी असदुल्ला साहब, मैं निशानदेही करना चाहता एक बात की। जी कि राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत ही बिल्कुल जीरो कर रहे थे सारे मामले को, ये करतार सिंह वाले। जी। लेकिन ये उनके जो इस वक्त जो पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है हमजा शहबाज साहब, उन्होंने तो इसको वेलकम किया। तो ये थोड़ी सी तजाद नहीं है PMLN की अपनी पॉलिसी? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आपने निशानदेही की। और एक बात फैक्चुअली भी गलत कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की, ये इंडिविजुअल के साथ डील हुई है। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की है। इसके तो कल वो ट्वीट्स भी मौजूद हैं और खुतूत भी मौजूद हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो फैक्चुअली गलत है। बहरहाल देखें, माहौल काफ़ी बदल रहा है, लेकिन अभी तक ये खबर जो है ये नई दिल्ली तक नहीं पहुँची। और ये अफसोसनाक बात है कि हमारे ओवरचर्स को किस तरीके से स्नब किया गया। और मैं इसीलिए मेरी राय है कि हमें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए जहाँ तक मामला हुआ है चलने देना चाहिए था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे जाके हमें तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। इस मामले में जल्दबाजी जो है ना, वो 70 साल के जो हिस्ट्री है उसको नहीं धो सकती। बिल्कुल ठीक है। एक मुख्तसर सा ब्रेक मैं निज़ामी साहब दूंगा प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आते हैं तो ज़रा फिर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने एक फ़िगर मुझे नहीं पता कहाँ से दी है, 375 अरब के फेक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। मुझे नहीं मालूम ये फ़िगर कहाँ से आई है, क्योंकि अभी तक जो फिगर्स हैं वो तो JIT के ज़रिए से अनवेल हो रही हैं, और वो JIT ने जो खबरें दी हैं, फिगर्स दी हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। तो ये इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अंदाज़ा है या उनके किसी इदारे की अपनी ये फिगर है, कैलकुलेशन है? बहरहाल वो कह रहे हैं कि 375 अरब के फेक अकाउंट्स हैं। कुछ लोगों के ख्याल में इससे भी ज़्यादा के हैं, कुछ 800 अरब रुपए की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये फिगर आ कहाँ से रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस फिगर की? और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें उन्होंने जो पॉलिसीज़ दी हैं उस पर भी बात करते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। निज़ामी साहब, 2 चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत को परखा जा सकता है मेरी राय में। एक है आपकी इंटेंशंस और एक है आपकी काबिलियत, एबिलिटी, कि इंटेंशंस ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, और फिर उसको पूरा करने के लिए काबिलियत भी है या नहीं है। तो आपको अब तक की 100 रोज़ा कारकर्दगी में इंटेंशंस ठीक नज़र आई हैं और कारकर्दगी पर सवाल है, या दोनों पर आपके सवाल उठते हैं, या दोनों ही पर आप तसल्ली बख्श हैं? नहीं, देखें, मैं ये बात तो कहूँगा कि इमरान खान साहब पर्सनली उनकी जो इंटेग्रिटी है वो अभी तक तो बियॉन्ड डाउट है, और वो इंटेंशन भी उनकी ठीक है। लेकिन अप्रोच से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि आया ये बाज़ औक़ात जो है ना, करप्शन से भी ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ होती है, ये निक्सन ने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, इनकॉम्पिटेंस। ये जो इनकॉम्पिटेंस जो है ना, ये नाअहली जो है जी, वो नालायकी जो है वो
बाज़ का ज़्यादा नुकसान हो। ये मैं नहीं डिफेंस नहीं कर रहा करप्शन के बारे में, फिर दूसरे आपने भी खुद कहा कि भाई ये अमाउंट कितना है। इस मामले में इसको इतना ना मुतनाज़ बनाया जाए कि कभी इतना है कभी इतना है, कि ये लगे कि जिस तरह कोई तनिसम हो शुरुबा का किस्सा। और जब पैसे जो हैं जो ये कह रहे हैं कि आ जाएंगे, वो हमारे उस दिन आए थे जो इनके मदारुल वहाम है इस मामले में, तो वो जब नहीं आएंगे इतनी जल्दी, और मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, मेरी अपनी राय है कि जो इस वक्त ऐसे चीज़ों के मामले में ज़रा बड़ा सब्र आज़मा और कठिन मराइल होते हैं पैसे जो है लूटी हुई दौलत वापस आने का। अभी आपने देखा होगा वो इमिल्डा मार्कोस, जो मार्कोस की बीवी है, बेवा है जो है, वो अब जाके उसके को 200 मिलियन लूट मार के निकले, लेकिन वो अभी भी नहीं वापस लाए जा सकते, वो अपील में चली गई है। तो एक तो ये सबसे पहले तो फोरेंसिक तरीके से जो लूटी हुई दौलत है उसका वाकई सुराग लगाना, फिर वो जिस किस्म के बैंकिंग सिस्टम है और सारी चीज़ें, एक चीज़ जो है वो खुशकिस्मती ये है कि दुनिया भर में अब ये जो लूटी हुई दौलत के सेफ हेवन्स कम होते जा रहे हैं, और इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस हो गई है। पहले तो आप जाएं कहीं भी किसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते थे, लंदन के चले जाएं या कहीं भी, अब आजकल अकाउंट खुलवाना खुद सेल्फ जो है वो बड़ा मुश्किल है। फिर अगर आप उनमें पैसे डिपॉजिट कराएं और वो ज़्यादा हो तो वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ज़मरे में आती है। अब ये इसी के हवाले से देखें तो अब उल्टा पाकिस्तान, एक तरफ तो हम लूटी दौलत लाना जा रहे हैं ना, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि FATF के तहत कि हम जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसकी कोई सही तरीके से हम वो पैसे जो पाकिस्तान में आते रहे उनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं बना सके। तो यकीनन एक बड़ा ही ये गुंजलक और टेक्निकल सा मसला है, और इसमें लोगों की तवक्कुआत ये बढ़ा देना कि जनाब वो दूध की नहरें बहने शुरू हो जाएंगी, इतने पैसे आएंगे कि हमारे सारे मसाइल हो जाएंगे, ऐसा होने का नहीं है। अच्छा, एक तो निज़ामी साहब वो पैसे हैं ना जो बाहर जा चुके हैं, जिसके बारे में आपका भी ख्याल है और भी माहिरीन का कि उनको वापस लाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर अगर वो पैसे जो अभी मज़ीद बाहर जाने हैं उनको जाने से रोकने का कोई मैकेनिज़्म ही बना लिया जाए कि जो गए सो गए, मज़ीद ना जाएं, तो ये भी एक कम कामयाबी नहीं होगी। मेरा ख्याल है साथ ही हुकूमत को इस पर भी फोकस करना चाहिए कि मज़ीद फ्लो आउट ना हो, पैसे बाहर ना जाएं, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं अगर आप गुस्ताखी ना समझो तो मैं इसका ज़रा जवाब दूँगा। जी कि लोग पैसे क्यों बाहर लेकर जाते हैं। लोग जाके जो हमारे अमीर लोग हैं कनाडा की सिटीजन क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि पैसे यहाँ से कमाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनका सरमाया यहाँ महफूज नहीं है, तो वो बाहर जाके प्रॉपर्टीज़ भी खरीद लेते हैं, कारोबार भी करते हैं। हमें वो तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, मैं निज़ामी साहब सरमाया और सरमायादारी के लिए कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब देखें ना, ये तो खान साहब ने इन्वेस्टमेंट की बात की कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन जो फिगर्स हैं, यानी पिछले साल अक्टूबर और इस साल अक्टूबर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 55% कम हुई है, और इसलिए कम हुई है कि जब लोकल इन्वेस्टर इधर उधर भाग रहा हो तो बाहर वाला किस तरह आएगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि लोगों को लूट मार की खुली इजाजत होनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल तरीके से बाहर ले जा रहा है। मैं तो उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो हुकूमत के बकौल गैर कानूनी तरीके से और करप्शन का कमाया हुआ पैसा बाहर गया है, जिस पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से हमने उस दिन पूछा था कि 700 अरब रुपए जो हैं क्या ये इलीगल तरीके से ले जाए गए करप्शन के पैसे हैं, तो और क्या आपको कंफर्म किया? देखिए ना, खान साहब ने आज खुद भी कहा जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खान साहब ने आज खुद भी कहा, मैं भी उसी पैसे की बात कर रहा हूँ जो गैर कानूनी तरीके से जाता है। मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर रहा, ना जवाज़, लेकिन मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग टैक्स नहीं देना चाहते। यानी इतने बड़े मुल्क में 20-22 करोड़ के मुल्क में टैक्स देने वाले जो हैं वो हार्डली 10 लाख या 8 लाख हैं। तो मतलब ये तो बड़ा शर्मनाक बात है ना कि जो टैक्स नेट में आ गए उनको तो टैक्स लेते जाएं, बाकी ऐश करें उसमें, लेकिन खाली सनतकार नहीं जो बाहर पैसे लेके जा रहे हैं, ये बड़े बड़े जागीरदार जो हैं ये एक आना टैक्स ही देते हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े फार्म्स बन गए हुए सनतकारों ने बना लिए हुए, उनको टैक्स हेवन बन गए हुए वो।
तो मकसद है कि हमारी सारी इकॉनमी जो है उसका आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। फिर इनको कोई हाथ इसलिए लगा सकता कि ये सारे जागीरदार जो हैं और या उनके जो आल हैं ये असेंबली को डोमिनेट करते हैं। आप आज लगा के देखें एग्रीकल्चर पे कोई मीनिंगफुल टैक्स, तो नाकामी होगी, यहाँ हुकूमतें गिर जाएंगी। सही है। अच्छा, एक चीज़ जो असद उमर साहब ने भी अपनी तकरीर में उसका इजहार किया और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी, अब वो ये कहते हैं एक तो उन्हें इदराक है इस बात का कि बिजनेसमैन के लिए जो है वो आसानियां पैदा करना चाहते हैं, जो कंपेटिटिवनेस है उसको वो उनके जहन में है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए, प्लस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, रेमिटेंसेस की मैंने पहले भी बात की, और ख़ास तौर पर वो जो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, किसान हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज़ हैं। अगर इन तमाम शोबों में जिस तरह से हुकूमत चाहती है करे तो उसको करना चूंकि आसान नहीं है, अगर वो कर गई तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद ट्रैक पर लाया जा सकता है। निज़ामी साहब जी, असदुल्ला साहब, ये जो आपने बातें की नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। दुनिया में एक ही निज़ाम है, सरमायादार निज़ाम। जो आपने सारे बातें की हैं उसमें मैं 10-12 और भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ। ये कोई ऐसी नहीं है कोई चीज़ ये नहीं हो सकती, लेकिन मसला ये है कि उसको करने की विल होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हो सकती है ना। अगर आपका हाल ये हो कि आप IMF के गर्दाब में फंसे हों, दूसरी तरफ आप कशकोर लेके फिर रहे हों, मुल्क कंगाल हुआ हो, तो आप फायर फाइटिंग में लगे रहेंगे या आप वो मनसूबाबंदी करेंगे जिसके ज़रिए आप ये सारा कुछ कर पाएँ? ये यकीनन नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एक दफ्तर खोलने से आप कल्चर नहीं बदल सकते पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का। आपको पता है कि एक जो गैर मुल्की सरमायाकार आता है उसको यहाँ सनत लगाने के लिए सैकड़ों दफ्तरों की जूतियाँ चटखानी पड़ती हैं। और आपको पता है कि हमारे जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कई लोगों ने दफ्तर लिए, उनका काम पता क्या है, वो कंसल्टेंट बने हुए हैं। उनका काम है जी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके काम निकलवाएं। ब्यूरोक्रेसी का तो रिटायर होने के बाद भी और पहले भी ये एक धंधा लगा हुआ है। तो इसमें तो बड़ी, जब तक आप ये फ्लैट कट नहीं करेंगे ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। और दूसरे, अभी तक मुझे नजर आ रहा है कि ये जो खान साहब की इकोनॉमिक टीम है ये काफ़ी कमज़ोर है। सही है। अच्छा, एक चीज़ जो आज इमरान खान साहब ने की, चीफ मिनिस्टर पंजाब को उन्होंने फिर डिफेंड किया और ख़ुद से उसका जिक्र निकाला। अब जो डिफेंड करने के लिए खान साहब दलील लेकर आते हैं, हमेशा पहले भी और आज भी वही ज़्यादा से ज़्यादा दलील उनके पास ये थी कि ये आम आदमी है और ये सादा आदमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी होना और सादा आदमी होना, क्या ये काबिलियत मानी जा सकती है एक सूबे को रन करने के लिए? हम इस पर बहुत कम तनकीद करते हैं। वैसे निज़ामी साहब, आपने भी अक्सर कहा कि मेरी मुलाकात हुई, मुझे तो अच्छे आदमी लगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज तक इमरान खान साहब उनकी किसी परफॉर्मेंस, इनिशिएटिव, उनका उठाया हुआ कोई कदम, उनका लिया हुआ कोई स्टेप, उसका जिक्र क्यों नहीं करते कि जी ये देखें, ये मैं कह रहा था ना कुछ करेंगे, तो ये उन्होंने इकदाम उठा लिए हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो वो कहते हैं आम आदमी है, शरीफ आदमी है, तो आम आदमी और शरीफ आदमी होना काबिलियत मानी जा सकती है निज़ामी साहब? यकीनन नहीं। और ये देखें, आपने जो बात कही ना, खान साहब आम आदमी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े से खुद भी सादा है कि उन्होंने एक सादा आदमी को यहाँ मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, क्योंकि देखें ना, बिल आखिर तो वो एक सियासी जमात है जिसने डिलीवर करना है, और पंजाब में जो डिलीवर करेगा वही उसके सर पे ही ताज रखा जाएगा अगले इक़्तिदार का, अगले इलेक्शन में भी। तो अभी तक तो कोई ऐसे जौहर काबिल उन्होंने नहीं दिखाया, सिवाय हमें पता है कि उनके जो पर्सनल लिंक्स हैं उसकी वजह से वो बने हैं। ये वो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि उनका ज़िला नाज़िम से ज़्यादा उनका कोई तजर्बा नहीं है। अब देखा जाए, इमरान खान साहब ने एक रिस्क लिया, हो सकता है पे कर जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंट बहुत हम बाज़ बॉलर जो होता है वो क्रिकेट की मिसाल देते हैं ना, वो 10-12 विकेटें ले जाते हैं, एकदम नया लड़का आके उड़ा के रख देता है। लेकिन ये क्रिकेट नहीं है, ये सियासत है, और इसमें बड़ी ही कई किस्म की चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ये इसका एक वजह यह भी है कि मेरा ख्याल है कि पंजाब को मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं वो रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं। अच्छा, वैसे लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, तकरीब का रंग बड़ा जलसे का सा था, नारेबाजी खूब हुई निज़ामी साहब,
इमरान खान साहब भी बड़ा एक पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे, और उन तमाम लोगों की तकरीरों से जलसे के, या मैं उसको जलसा इसलिए कह रहा हूँ कि रंग जलसे का था, उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट प्राउड फील कर रही है कि उसने 100 दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो पॉजिटिव नज़र आई। तो इसको कम से कम आप मुस्बत अंदाज में देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी होप्स आई हैं, उसको लग रहा है वो कर रहे हैं और वो कर पा रहे हैं। देखिए जी, मेरा नज़दीक तो ये, अगर ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती तो फिर कौन सी गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। देखें, इनके लिए सत्तो खैर है, इनको कोई इनकी बिला शिरकत गैर इक़्तिदार में ये इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है पंजाब में या फेडरल लेवल पे किसी किस्म की रिट्रीट नहीं है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पे है, जो बड़ी ज़रूरी है फैसला से। आप देखिए मसलन ये जो ये करतारपुर वाला मसला कितनी स्मूथली ये सारा कुछ हुआ है, तो इसका क्रेडिट जो है वो खान साहब को जाता है ना यकीनन। अब अगर इसके बावजूद, इतनी एनेबलिंग एनवायरनमेंट के बावजूद अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती और कोई विजन नहीं दे पाती, जिसकी शिकायत मुझे अब भी है कि इनका विजन ठीक है, करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये तो विजन हो गया, गरीबों की करना, ये सारी बातें जो हैं ये तो कॉमन सेंस की बातें ना। ये कोई हुकूमत कहे या ना कहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो चाहे इनकी हो, उनका काम तो यही है। वो अगर नहीं करते हैं, नालायक हैं, तो ये उनकी कोताही है। खान साहब क्योंकि ख़ुद एक ऑनेस्ट आदमी हैं, उनको चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ भी जो है ज़रा वो उसमें मुशावरत के साथ कुछ ऐसी टीम लाएँ, टीम वर्क करें, जिसके ज़रिए में पाकिस्तान जो है अपने इस मौजूदा विशेष सर्कल गर्दाब से निकल सके। अच्छा, शाह कुरैशी साहब की बातों को किस तरह से आप देख रहे हैं? निज़ामी साहब, उन्होंने कहा कि 73 बायलैटरल इंगेजमेंट्स हुई हैं उनकी 100 दिन में और 16 मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स हुई हैं, तो बहुत सारे राब्ते इसका मतलब है उन्होंने इस्तवार किए हैं। कुछ पॉजिटिव भी रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ से उन्हें मुस्तकबिल में उम्मीद है कि अच्छे ताल्लुकात पैदा हो जाएंगे। तो नंबर और फिगर के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए कि मिला क्या है, निकला क्या है, तो शायद ये मैं थोड़ा सा ज़रा अख्तलाफ करता हूँ। कुरैशी साहब मेरे बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं। ये हमारे हुक्मरान जो हैं बायलैटरल मीटिंग करके बड़े खुश होते हैं, ख़ास तौर पे फॉरेन कैपिटल्स में। रेड कॉर्पोरेट मिलता है, VIP ट्रीटमेंट मिलती है जी। वो बातें आपकी सुनती हैं, आप उनकी सुनते हैं, MOU साइन करके या कोई एग्रीमेंट करके आप घर आ जाते हैं। इसको अच्छी खारजा पॉलिसी या डिप्लोमेसी से गड़बड़ नहीं करना चाहिए। आपको पता ना, हमारे यहाँ ये अखबारों में ये अब्बास सत्तर साहब थे, वो जब जाते थे ना कोई आपको पता ना, इधर हम उधर तुम की हेडलाइन उन्होंने लगाई थी, तो वो कहते थे यार ये मियाँ नवाज शरीफ या कोई और शौकत अजीज या मुशर्रफ इतने दिनों के कामयाब दौरे पर कामयाब रवाना, मतलब है कि वो पहले से पता होता है कामयाब, यानी हर दौरा कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के जी। नॉट कैरिड अवे बाय दैट। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम करने के लिए। कि एक और चीज़ को भी वैसे देखा जा सकता है 100 दिन की जो कारकर्दगी हुकूमत की रही है, जो एक बहुत लाउड एक्सप्रेशन मिला है उससे, वो ये है कि हुकूमत ने अपनी इंटेंशन शो की है कि वो लूटा हुआ पैसा उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। आमतौर पर पिछली हुकूमतों में हमने ये देखा था कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो उससे पहले अपने इंतखाबी जलसों में तो वो कह रही होती है कि हम पेट फाड़ कर निकालेंगे, हिसाब लेंगे, लूटा हुआ माल वापस लाएंगे, लेकिन एक अनअनाउंस्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हुकूमत बनाने के फ़ौरन बाद। तो इस हुकूमत का ये मुख्तलिफ है कि इसने ये इंटेंशन शो की है कि जो पैसे बाहर गए हैं हम उसको वापस लाने में संजीदा हैं, वो आ पाएँ ना आ पाएँ बात की बात है। एक तो ये पॉजिटिव इंटेंशन 100 दिन की ये कामयाबी कम अज़ कम अपनी इंटेंशन हुकूमत ने ये शो की है, और दूसरा ये है कि अगर मज़ीद करप्शन के पैसे बाहर जाने से रोक लिए गए और मज़ीद करप्शन होने से रोक ली गई तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ इसी बुनियाद पर भी डाला जा सकता है। तो जो पैसे वापस आने, अगर वो प्रोसेस स्लो भी होगा तो शायद उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आउटफ्लो को रोक लिया गया, मज़ीद करप्शन होने से और मज़ीद करप्शन के पैसे को बाहर जाने से रोक लिया गया, तो मेरा ख्याल है ये ज़रूर गवर्नमेंट की इंटेंशन ये ज़रूर है कि वो ऐसा ना करे कि पैसे जो हैं वो मुस्तकिल बाहर जाते रहें। तो ये एक पॉजिटिव, और मैं समझता हूँ कि 100 दिन में जो सबसे बड़ी कामयाबी हुकूमत की रही है वो ये है कि उसने अपनी क्लियर इंटेंशंस का इजहार जो है वो इस तरह से कर दिया है। प्लस ये कि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे किसानों का मामला है, जैसे एक्सपोर्ट्स का मसला है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनके जो इश्यूज़ हैं, अगर उन इश्यूज़ को उनके डोर स्टेप पर जाकर हल कर लिया गया
तो मेरा ख्याल है फिर मसाइल को हल करना हुकूमत के लिए बहुत आसान रहेगा। और हम तवक्को करते हैं कि 100 दिन के बाद अगले जो 100 दिन आए उसमें इससे बढ़कर कामयाबियाँ हुकूमत अपनी बता रही हो, इसमें सारे पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।